तो अभी अभी UFC 324 फाइटिंग इवेंट खत्म हुआ है और जस्टिन गेची ने डिस्ट्रॉय कर दिया है पैडी पिमलेट को उनकी फाइट के अंदर। और अब वो बन चुके हैं लाइट वेट डिवीजन के नए इंटरिम वर्ल्ड चैंपियन। और तो और यहाँ पर 2 टाइम इंटरिम चैंपियन बन चुका है जस्टिन गेची। एक बहुत फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। पैडी पिमलेट का एक बहुत शॉकिंग लॉस निकल के आया है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। UFC 324 किस तरीके का इवेंट था, पैरामाउंट एरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है UFC के अंदर, क्या क्या रिजल्ट्स रहे UFC 324 के, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले भाइयों हम यहाँ पर प्रेडिक्शंस की बात करते हैं कि हमने जो प्रेडिक्शंस दी थी वो सही हुई या नहीं UFC 324 की। तो मैंने आप सबको 5 फाइट्स की प्रेडिक्शंस बताई थी, जिसमें से 4 प्रेडिक्शंस सही हुई। और ऑब्वियसली जो हमारा मेन इवेंट कर्स होता है, MMA दोस्त कर्स, मेन इवेंट में हमारी प्रेडिक्शन जो थी पैडी पिमलेट की वो गलत हो गई। तो 4 प्रेडिक्शन सही, एक गलत हुई है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा UFC 324 का प्रेडिक्शन रिकॉर्ड रहा है। बाकी भाइयों आप में से किसी को प्रेडिक्शंस करनी है, UFC 325 इवेंट आने वाला है, तो अगर आप सबको लगता है कि आप सही फाइट्स प्रेडिक्ट कर सकते हो तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप सबको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी भाइयों अब बात करते हैं UFC 324 किस तरीके से गया है। सबसे पहले यहाँ पे फीचर प्रीलिम्स बाउट में उमर नुरमागोमेडोव ने अपनी विक्ट्री लिया, यहाँ पर डेविसन फिगरेडो को हरा दिया। डेविसन फिगरेडो ने एक बहुत अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दिखाई है और तो और उमर नुरमागोमेडोव की यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने विक्ट्री निकाल दिया है। एक डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री मैं कहूंगा, एक टाइम पे जाके मैं ये भी कहूंगा कि उमर नुरमागोमेडोव ने डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री ली है डेविसन फिगरेडो के ऊपर। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही निकल के आ रहा है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे मुझसे ये बोला कि यहाँ पर फिनिश क्यों नहीं निकाल पा रहे उमर नुरमागोमेडोव, क्योंकि अगर उनको सीधा टाइटल शॉट चाहिए था तो एक स्टेटमेंट वाली विक्ट्री चाहिए थी। लास्ट वाली फाइट भी उनकी मारियो बटिस्टा के अगेंस्ट थोड़ी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस लगी। और तो और यहाँ पर उमर नुरमागोमेडोव ने डेविसन फिगरेडो को फिनिश नहीं करा इस फाइट के अंदर, तो उसका भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चनिंग रही। फाइट बहुत अच्छी लड़ी थी, स्मार्ट फाइट लड़ी और जाके यहाँ पर एक डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री स्कोर करा। बट क्योंकि उनको टाइटल मिक्स में जल्द से जल्द जाना है, ऑलरेडी 2 फाइट की विन स्ट्रीक एक्यूमुलेट हो गई है, बट स्टिल एक अच्छी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस जिससे लोगों का अटेंशन जाए, और स्पेशली भाइयों पैरामाउंट एरा में जिसमें सिर्फ एंटरटेनिंग और नॉकआउट सबमिशंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, तो लोगों का यहाँ पर डेफिनेटली ये चाहना था कि उमर नुरमागोमेडोव फाइट फिनिश करते तो और ज्यादा अच्छा होता। और भाइयों कहीं ना कहीं ये एक डाउन साइड है हबीब का कजन होने का, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लाइमलाइट और सारी चीजें भी मिलती हैं, बट फिर आपको जज भी हबीब के स्टैंडर्ड से किया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री ली है, कोई और फाइटर होता तो लोग इतना आई भी नहीं करते, बट उमर नुरमागोमेडोव से ऑलरेडी सबकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, क्योंकि ये हबीब का ब्रदर है तो ऑब्वियसली ये फाइट फिनिश करेगा, डोमिनेंस दिखाएगा फाइट के अंदर, और ऐसी फाइट में जब वो जीत रहा हो तो फाइट फिनिश जरूर से करेगा। तो इवन दो यहाँ पर विक्ट्री निकाल ली उमर ने, बट स्टिल लोग यहाँ पे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर भाइयों जियान सिल्वा वर्सेस आर्नोल्ड एलन की फाइट थी, एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, बहुत ज्यादा फायरवर्क्स हमको देखने को नहीं मिले, बट जियान सिल्वा ने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया। 28-29 का स्कोर था यहाँ पर, 2 राउंड्स यहाँ पे जियान सिल्वा ने जीते, यहाँ पर आर्नोल्ड एलन ने 1 राउंड जीता। तो इस तरीके से यहाँ पर फाइट निकल के आई। जियान सिल्वा ने यहाँ पर बोला है कि वो अब नेक्स्ट टाइटल के लिए फाइट करेगा, जो भी वोल्कानोव्स्की वर्सेस लोपेस का विनर होगा अगले हफ्ते जो UFC 325 हो रहा है, उसका जो भी विनर निकल के आएगा उसकी जियान सिल्वा के अगेंस्ट फाइट होगी, ऐसा उसने कहा है, कॉल आउट करा है। बट स्टिल फेदरवेट डिवीजन में इस टाइम पे बहुत सारे कंटेंडर्स है, लेरोन मर्फी है, मोफ्सार एवलोएव है, तो इतना इजी नहीं होगा यहाँ पे जियान सिल्वा को तुरंत टाइटल शॉट मिल जाए, मुझे नहीं लगता। बाकी आप सबका क्या सोचना है, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर भाई निकिता हैंड ने यहाँ पर रोज नामायूनिस को हरा दिया। फिर भाई जो हैवीवेट डिवीजन की जो एंटिसिपेटेड फाइट थी वाल्डो अकोस्टा की वर्सेस डेरिक लुइस, उस फाइट में सेकंड राउंड के अंदर एक नॉकआउट स्कोर करा है, और धीरे धीरे भाई वाल्डो अकोस्टा यहाँ पर हैवीवेट की रैंकिंग्स को क्रॉस करते जा रहा था। डेरिक लुइस को एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट माना जाता है हैवीवेट डिवीजन का, बहुत अच्छा गेट कीपर है इस टाइम पर, और डेरिक लुइस को हरा दिया तो मतलब आप अपर एशेलॉन में आ चुके हो हैवीवेट डिवीजन में। और वाल्डो अकोस्टा सिर्फ एक ही फाइटर को टारगेट कर रहा है इस टाइम पर, और उसका ऐसा कहना है वो टॉम एस्पिनाल को ही चैलेंज करेगा, और इसलिए वो आई पैच भी हर फाइट में पहन रहा है, क्योंकि वो उसको ट्रोल करना चाह रहा है किसी तरीके से, वो जो आई पोक हुआ था टॉम एस्पिनाल को। तो इस फाइट में भी उसने यहाँ पर हरा के एक स्टेप क्लोज जा चुका है यहाँ पर टॉम एस्पिनाल से, और काफी अच्छा कंपोजर दिखाया इसके अंदर, सिर्फ वाइल्ड शॉट्स नहीं थ्रो कर रहा था, उसने बहुत ज्यादा कंपोजर रखा अपना फाइट के अंदर। इवन दो सामने वाला अपोनेंट इतना खतरनाक है, एक पंच में किसी को भी फिनिश कर सकता है, बट उससे इंटिमिडेट नहीं हुआ वाल्डो अकोस्टा, और उसने एक सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेक डाउन करा और ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश कर दिया फाइट को। फिर भाइयों बात करें यहाँ पर को मेन इवेंट की, को मेन इवेंट में एक बहुत बड़ी फाइट थी सॉन्ग याडोंग वर्सेस शॉन ओमैली की, और जैसा मैंने आप सबको अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि मैं शॉन ओमैली की तरफ से फेवर कर रहा था। स्टार्टिंग इस फाइट की काफी इलेक्ट्रीफाइंग हुई, सॉन्ग याडोंग ने स्टार्टिंग अच्छी करी, मुझे ऐसा लगता है उसके पास स्टार्टिंग में एडवांटेजेस थे, थोड़े बहुत चीजों से यहाँ पर उसने प्रॉब्लम्स डाली थी,
थी, लेग किक्स वगैरह थ्रो करी थी, जिससे शॉन ओमैली को प्रॉब्लम्स हुई। बट मैंने जैसा आप सबको बताया था, सॉन्ग एडोंग एक अच्छा फाइटर है, लेकिन जब भी किसी हाई लेवल फाइटर के अगेंस्ट उसको डाला जाता है वो फंबल कर देता है, और इस फाइट को भी उसने फंबल कर दिया। लास्ट राउंड के अंदर शॉन ओमैली अपनी वापस वाली फॉर्म में, वो प्रॉपर प्राइम फॉर्म में आ गया था, और उसने पूरी तरीके से ब्लडी अप कर दिया था सॉन्ग एडोंग को, और शॉन ओमैली एक क्लोज डिसीजन विक्ट्री जीत गया सॉन्ग एडोंग के ऊपर। रही बात भाइयों यहाँ पर नेक्स्ट फाइट की, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा जानना है कि बैंटम वेट में शॉन ओमैली की नेक्स्ट फाइट किससे होगी। तो ऐसा यहाँ पर प्रोजेक्टेड है कि यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में वो फाइट करने वाला है, और कोरी सैंडहेगन यहाँ पर एक अप एंड कमिंग रनर है उसके साथ, उसका नेक्स्ट अपोनेंट के लिए। तो कोरी सैंडहेगन वर्सेस शॉन ओमैली की फाइट यहाँ पे कराई जा सकती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीटर यान से रीमैच होना चाहिए। ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा फेवर में सारी चीज़ें अब चली गई है शॉन ओमैली के। यूएफसी यहाँ पे दे भी सकती है सीधा रीमैच, यू डोंट नो भाई, सीधा यहाँ पर अभी सिर्फ एंटरटेनिंग मैचअप्स को वो लोग पुश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। बाकी आपके हिसाब से किसकी फाइट होगी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब भाइयों बात करते हैं अपने मेन इवेंट के बारे में, पैडी पिमलेट वर्सेस जस्टिन गेची की। ऑब्वियसली जो मेरी यहाँ पर एनालिसिस थी इस फाइट की, जो मेरी प्रेडिक्शन थी, वो पूरी तरीके से सरासर गलत हुई है, क्योंकि मैंने आप सबको बोला था कि पैडी पिमलेट ग्राउंड पे एक थ्रेट लेके आता है, लेकिन इस फाइट के अंदर पैडी पिमलेट ने, मुझे ऐसा लगता है जस्टिन गेची ने जितना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, उससे ज्यादा बुरा यहाँ पे पैडी पिमलेट ने परफॉर्म करा है। क्योंकि जिस गेम प्लान से आया था मुझे लगा था बहुत बेकार गेम प्लान था। जस्टिन गेची के पास स्ट्राइकिंग में एडवांटेजेस थे, उसके पास पावर थी, ब्रॉलिंग थी, डर्टी बॉक्सिंग थी, बट स्टिल पैडी पिमलेट ने यहाँ पर उसके साथ स्टैंड अप फाइट करने का प्लान करा, और तो और स्टैंड अप फाइट करी तो करी। फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर वो फेंस के अगेंस्ट प्रेस्ड होकर स्ट्राइकिंग कर रहा था, हेड मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, और आप सबको पता है कि उस टाइम पे आप कैच ऑफ हो गई अगर है आप प्रेस्ड हो केज के अगेंस्ट, तो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हो आप नॉकआउट्स के लिए, और उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा डैमेज यहाँ पे जस्टिन गेची ने डाला पैडी पिमलेट के ऊपर। तो भाई बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैंने अंडर एस्टिमेट करा जस्टिन गेची को, नहीं मुझे पता था वो जॉन से थ्रेड्स लेके आने वाला था, जो वो ब्रॉलिंग कर सकता था, जो उसके पास टफनेस थी, वो सारी चीजें मुझे पता थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने जस्टिन गेची को अंडर एस्टिमेट नहीं करा, मैंने पैडी पिमलेट को ओवर एस्टिमेट कर दिया। डेफिनेटली बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं था। पैडी पिमलेट डेफिनेटली एक अच्छा फाइटर है, बट एक चैंपियनशिप लेवल का फाइटर अभी नहीं है, वो क्लियरली इस फाइट के अंदर हमको वो देखने को मिला। स्पेशली भाइयों गेम प्लान में तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस दिखी, बिल्कुल भी टेक डाउन या कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कराया, ऐसा होल हार्टेडली इनिशियल्स में ही टेक डाउन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, फाइट को थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए था। जस्टिन गेची ने फाइट की पेस को पूरी तरह से कंट्रोल करा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि राउंड 2 के अंदर जो नॉकडाउन हुआ था उसमें आई पोक हुआ था, आई पोक के कारण पैडी पिमलेट को यहाँ पर नॉकडाउन हुआ, उसके कारण जस्टिन गेची जीता। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है वो आई पोक का अगर पॉइंट काट भी लिया जाए तब भी जस्टिन गेची इस फाइट को जीत जाता, क्योंकि सेकंड राउंड तो ऑलमोस्ट 10-8 राउंड था, इतनी बुरी पिटाई हुई यहाँ पर पैडी पिमलेट की जस्टिन गेची से। तो वो अगर आई पोक हो भी जाता, उसका पॉइंट कट भी जाता, तब भी जस्टिन गेची यहाँ पे फाइट को कंफर्टेबली जीत जाता। और भाइयों आप लोग उसके अलावा भी देखोगे तो जस्टिन गेची ने बहुत सारे शॉट्स लैंड करे पैडी पिमलेट के ऊपर। आप लिटरली फाइट के बाद उसका फेस देखो किस तरीके से सोलन हो रखा था। तो भाइयों जिसे टॉप टू बॉटम वुपिंग कहते हैं वो यहाँ पर मिली है पैडी पिमलेट को, और कहीं ना कहीं हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी होगा। बहुत सारी चीजें उसने फाइट से पहले बोली थी, आगे की भी प्रिपरेशन उसने कर रखी थी, अरमान सारूकियन को बोल रहा था। पर्सनली भाइयों इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अरमान सारूकियन केज में होता तो बहुत बुरा हाल होता पैडी पिमलेट का, और अरमान सारूकियन इतना स्किल्ड है, मुझे लगता है जस्टिन गेची जो मिस्टेक्स इस फाइट में भी कर रहा था उसको अरमान सारूकियन यहाँ पर होता तो वो दोनों को ही हरा देता। और भाइयों कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान का शुक्र मनाना चाहिए पैडी पिमलेट को कि इलिया टुपुरिया से उसकी फाइट नहीं हुई थी। इलिया टुपुरिया से डायरेक्ट अगर फाइट होती तो आई डोंट थिंक कि पैडी पिमलेट यहाँ पर उसका कैरियर आगे के लिए बचता भी। इलिया टुपुरिया बहुत गंदा नॉकआउट करता यहाँ पे पैडी पिमलेट का, जिस तरीके से वो चिन हवा में रख के स्ट्राइकिंग कर रहा था। जस्टिन गेची से ज्यादा पावर है इलिया टुपुरिया के पास और ज्यादा टेक्निकलिटी भी है, वो पक्का कोई क्लीन शॉट कनेक्ट करता और आउट ऑफ कॉन्शियसनेस कर देता है यहाँ पर पैडी पिमलेट को। डेफिनेटली ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती, तो ये चीज तो शुक्र मनानी चाहिए कि इलिया टुपुरिया को पैडी पिमलेट नहीं मिला। बाकी भाइयों यहाँ पे पैडी पिमलेट का तो खेल खत्म हो चुका है। अब लोगों का ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची का खेल खत्म कर देगा जब जून के अंदर इनकी फाइट होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस इवेंट में यहाँ पर फाइट हो सकती है जस्टिन गेची की, जो कि इंटरिम चैंपियन अब बन गया, और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इलिया टुपुरिया की। इन दोनों की फाइट कराई जा सकती है यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में, एक यूनिफिकेशन बाउट होगा। और लोगों का ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची की लाइट्स आउट करने वाला है। पर्सनली भाइयों मेरा ओपिनियन मानना चाहोगे तो आज यहाँ पर जस्टिन गेची जरूर जीत गया पैडी पिमलेट के अगेंस्ट, लेकिन अगर सिमिलर काइंड ऑफ फाइट वो करता है इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट, पैडी पिमलेट भी आज काफी सारे शॉट्स कनेक्ट कर रहा था जस्टिन गेची के ऊपर, वो राइट साइड ज्यादा लीन कर रहा था, हेड किक्स वगैरह कनेक्ट हुई थी। तो अगर सिमिलर स्ट्राइकिंग अगर जस्टिन गेची इलिया टुपुरिया के साथ करता है तो
बहुत ज़्यादा चांसेस है, अराउंड 70 to 80% चांसेस है कि इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची को आउट कोल्ड नॉकआउट कर सकता है। बाकी भाइयों आज यहाँ पर जस्टिन गेची जीता है तो उसकी तारीफ करना बनता है। एक चीज़ यहाँ पर उसने डेफिनेटली प्रूव करी कि इस गेम में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। इवन दो यहाँ पर एज वाला फैक्टर आता है, बहुत सारे फाइटर्स यहाँ पर जो यंगर फाइटर्स होते हैं वो यूजुअली जीतते हैं, बट जस्टिन गेची जो पुराने चावल जिसे कहते हैं वो है, बेसिकली ओल्ड इज गोल्ड यहाँ पर, और उसने अपने आप को प्रूव करा। तो ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यूअर जनरेशन के बीच में इस बार ओल्ड स्कूल ने बाजी मार ली और बहुत खतरनाक बीटिंग डाली यहाँ पर पैडी पिम्बलेट के ऊपर। बाकी रही बात भाइयों यहाँ पर कार्ड के बारे में, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि UFC 324 कार्ड है उनको बोरिंग लग रहा था, काफी सारे डिसीजंस देखने को मिले। तो इस रिगार्डिंग काफी सारे चेंजेस आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फर्स्ट वाला जो ये कार्ड था UFC 324 इसकी बहुत ज्यादा हाइप नहीं थी, बट इसके बाद UFC ने कुछ चेंजेस करे। ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि UFC अपना परफॉर्मेंस बोनस जो यहाँ पर बढ़िया फाइट्स करते हैं उनको जो बोनस मिलता है वो $50,000 से $100,000 कर दिया गया, डबल कर दिया गया है सीधा बोनस को। साथ ही साथ अब UFC के इवेंट के अंदर कोई भी फाइटर अगर फिनिश या नॉकआउट स्कोर करेगा तो उसको एडिशनल $25,000 का बोनस दिया जाएगा, कोई भी फाइटर किसी भी फाइट के अंदर। तो ये चीजें अगर सही है तो एक बहुत बड़ा अपडेट है। आगे आने वाले टाइम में आपको और वॉयलेंट फाइटर्स अब और ज्यादा पुश करेंगे सबमिशन और नॉकआउट के लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा $25,000 किसको नहीं चाहिए। तो इसी के साथ भाइयों अब UFC के अंदर पैरामाउंट एरा स्टार्ट हो चुका है। अगले 7 सालों के लिए UFC की पैरामाउंट के साथ डील्स रहेंगी। बाकी आप सबको UFC 324 किस तरीके का इवेंट रहा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबके कितने प्रेडिक्शन सही हुए, गलत हुए, और UFC 325 की प्रेडिक्शन अगर आप सबको करनी है तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। टिल देन भाइयों मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।